Good evening, students. Today we are going to study our chapter 7 of class 10th Democratic Politics, and the name of chapter is Outcome of Democracy. So, how do we assess democracy's outcome? So, our very first definition is democracy is better form of government than dictatorship in the following respect. देखिए, जिस देश में डेमोक्रेसी होती है वो देश ज़्यादा तरक्की करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों को आज़ादी होती है, बोलने की स्वतंत्रता होती है और जीने की स्वतंत्रता होती है, और वो अपनी मन मर्जी से जो भी वो चुन सकते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक देश को एक सरकार चलाती है जो जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए चुनी जाती है। डिक्टेटरशिप में एक देश को एक पर्टिकुलर आदमी चलाता है, वो डेमोक्रेटिक देश नहीं होता, वहाँ पे जनता की भलाई या जनता के अधिकारों या आज़ादी के बारे में नहीं सोचा जाता। तो इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट, इस पॉइंट्स के ज़रिए हम ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसीज़ में, डेमोक्रेसी जो देश होते हैं, जो देश डेमोक्रेटिक होते हैं, उसमें लोगों को क्या क्या स्वतंत्रताएं मिलती हैं। प्रोमोट्स इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीज़न। देखिए, जो भी देश डेमोक्रेटिक होगा उस देश में सब लोग बराबर होंगे, वहाँ कोई भी अमीर गरीब या बड़ी जात या छोटी कास्ट ऐसा कुछ नहीं होगा, सब लोग इक्वल होंगे। इसीलिए अगर आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इसीलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में ये कहा गया है, राइट टू इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हम न्याय के समक्ष सब बराबर हैं और सबको न्याय का इक्वल संरक्षण है। सेकेंड पॉइंट, एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। लोगों की गरिमाओं की भी रक्षा की जाती है डेमोक्रेसी के अंदर। इसीलिए अगर आप भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 देखेंगे, जिसके ज़रिए भारत के प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में सेकुलर सोशलिज्म एंड फर्टिनिटी के अंदर क्या बताया गया है प्रियम्बल के, एंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, लोगों की गरिमाओं की यहाँ पे भारत के अंदर रक्षा होगी। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये चीज़ होती है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए, जो भी देश डेमोक्रेटिक होगा वहाँ पे जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो एक प्रॉपर इस प्रोसीजर को फॉलो करके लिए जाते हैं। अब मैं आपको इंडिया के संदर्भ में बताऊँ, जैसे मान लीजिए कोई भी विधेयक है और केंद्र सरकार वो पारित करवाना चाहती है, तो देखिए साधारण विधेयक जनरल लॉ तो आप किसी में भी पेश कर सकते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। मनी बिल सिर्फ आप लोकसभा में पेश कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी साधारण विधेयक है यानी जनरल बिल है, वो आप मान लो सरकार लोकसभा में उसको पेश करती है, तो जब वो लोकसभा में पास हो जाएगा 545 मेंबर्स के द्वारा, जो भी फेवर में होंगे वो फेवर में डालेंगे, जो अगेंस्ट में होंगे वो अगेंस्ट में, फिर वो वहाँ से जाएगा राज्यसभा। फिर राज्यसभा में पास होने के बाद वो महामहिम रामनाथ कोविंद, जो इस वक्त हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके पास जाएगा। वो जब उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो वो कानून बन जाएगा। तो एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है डेमोक्रेसी के अंदर। अच्छा, फिर जो डेमोक्रेसी में चीज़ें होती हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, उसमें जनता का भी पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि जनता के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं वो ही तो डिसीजंस लेते हैं ना। और थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। देखिए, डेमोक्रेसी में ये भी बताया गया होता है कि जो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं या और जो मतभेद हैं वो कैसे सोल्व होंगे, ठीक है। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। और डेमोक्रेसी में ये भी बताया जाता है कि जो गलतियाँ हुई हैं राज्य के द्वारा या नागरिक के द्वारा, उनको कैसे करेक्ट किया जाएगा, या सरकार के द्वारा, वो सब डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर मेंशन होता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। देखिए, जो भी सरकार डेमोक्रेटिक सरकार होगी वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व होगी। इसीलिए अगर आप इंडिया के संदर्भ में देखेंगे, डेमोक्रेटिक सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, लोकसभा के प्रति, और एग्जीक्यूटिव बॉडी किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है, जनता के प्रति। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं, इन डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट, लोगों के पास अधिकार है, टू चूज़ देयर रूलर। इसीलिए तो हम अपनी मन मर्जी से जिसे मन चाहे वोट दे सकते हैं। एंड दे हैव कंट्रोल ओवर देयर रूलर, और जब हम चाहें उसको हटा भी सकते हैं। सिटीजन कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कब, जब जनता से सीधे रूप से पूछा जाए कि आप इसके फेवर में हैं या अगेंस्ट में, और इनडायरेक्टली जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव उस डिसीजन मेकिंग को जो सरकार लेने जा रही है उसको इफ़ेक्ट करें।
Thus democracy produce a government that is accountable to the citizen and responsive to the need and expectations of the citizen. Citizens की जो आशाएं हैं, जो वो चाहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है कि वो उनको पूरा करे। डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग इज़ बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रॉपर प्रोसीजर। मैंने आपको बताया प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कोई भी निर्णय लेने से पहले। सो अ सिटीजन हु वांट टू नो इफ़ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड आउट दिस इन्फॉर्मेशन। आप कोई भी जानकारी, जो देखिए गोपनीय जानकारी या जो नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित है, वो तो आप नहीं जान पाएंगे, पर अगर आपको कोई भी सरकारी या गैर सरकारी जानकारी चाहते हैं आप, इसीलिए कौन सा एक्ट लाया गया था 2005 में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के ज़रिए आप भारत सरकार से कोई भी जानकारी ले सकते हैं अगर वो सिक्योरिटी या गोपनीयता से संबंधित नहीं है तो। सिटीज़न कैन टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग वेदर दे वांट। देखिए डिसीजन मेकिंग में वो हिस्सा ले सकते हैं, जैसे अभी एनवायरनमेंट बिल रिसेंटली सरकार ने अपडेट किया है, तो उसमें अभी अपडेट हुआ नहीं, सिर्फ एक रिफॉर्म तैयार किया है, तो सरकार ने उसमें जनता से ये कहा है कि क्या आपको ये जो रिफॉर्म हमने तैयार किया ये पसंद है, ये सही लग रहा है, आप अपनी राय दें। तो सरकार जनता को वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी दे रही है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ द पीपल्स ओन गवर्नमेंट। ये लोगों के द्वारा सरकार चुनी गई होती है और लोगों की अपनी सरकार होती है, क्योंकि लोग इसमें रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं ना, इसीलिए डेमोक्रेसी को क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल और ऑफ द पीपल। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। लोग अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से जनता के रिप्रेजेंटेटिव मतलब चुनते हैं और फिर वो लोग जनता के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा होता है। सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमिक ग्रोथ बता दूं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का अंतर बता दूं। इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है जब देश के अंदर इंडस्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स ये सब बनते हैं, तब इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होता है जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम, ये सब चीज़ें उन्हें अच्छी मिलती हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जब देश के अंदर इंडस्ट्रीज, रोड, कम्युनिकेशंस ये सब लगें तो इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ वी आर गोइंग टू रीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड होता है। द कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन। पहली चीज़ कि कंट्री कितनी बड़ी है। अब इंडिया जैसा देश जहाँ 140 करोड़ लोग हैं, ये तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि इतने बड़े देश के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि पर्याप्त संसाधन भी तो नहीं है ना। इसीलिए पॉपुलेशन डिपेंड करता है उस देश के इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा होगा या उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा। ठीक है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, अब सरकार किस चीज़ को प्रायोरिटीज़ देती है इतने बड़े देश के अंदर, ये भी मैटर करता है। अडॉप्टेड बाय द कंट्री etc. देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज़ अंडर द डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। देखिए जो डेमोक्रेटिक देश होते हैं वहाँ पे जब डिसीजन सबकी मर्जी या सबकी राय लेके किया जाता है तो वो बहुत हेक्टिक या लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, डिसीजन एक आदमी को लेना होता है, अथॉरिटी इज होल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, दैट्स वाई डिसीजन टेकिंग पावर इज़ वेरी फास्ट, इवन दैट्स वाई दैट कंट्री विल रन स्मूथली एंड विल हैव द ग्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ। If you can see this example in North Korea and the China. So democracy is preferred as it has several positive outcomes. इकोनॉमिक आउटकम क्या होते हैं एक डेमोक्रेटिक देश के या डेमोक्रेसी के। द फॉलोइंग पॉइंट्स शोज द रिलेशनशिप ऑफ डेमोक्रेसी विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। लेट अस रीड दोज पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज डिक्टोरियल रिजीम हैज़ हैड अ स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए जहाँ पे डिक्टेटरशिप, वो कह रहा है जहाँ पे डिक्टेटरशिप है वहाँ पे डेमोक्रेसी के मुकाबले तरक्की ज़्यादा है, क्योंकि देखिए डेमोक्रेटिक देश के अंदर डाइवर्सिफिकेशन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर, ट्रेडिशन, तो सबका विकास अगर हमें करना होगा तो वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। पर डिक्टेटरशिप में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर एक इंडिविजुअल के हाथ में होती है, वो तुरंत डिसीजन लेके तुरंत अपने देश की तरक्की कर सकता है। बट वैन वी कंपेयर देयर रिकॉर्ड ओनली इन पुअर कंट्रीज देयर इज़ अ वर्चुअल नो डिफरेंस। पर अगर हम डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेटिक देशों में, गरीब देशों के बीच में कंपेरिजन करेंगे तो वहाँ पे कोई अंतर नहीं है। पर अगर हम डिक्टेटोरियल और डेमोक्रेटिक देश के बीच में अंतर करेंगे वहाँ पे हमें अंतर दिखाई देगा।
देयर कैन बी अ वेरी हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज़ विद इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बीच के अंदर गरीब और अमीर के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो सकता है। मैं आपको ये NCERT की बुक में एक कार्टून दे रखा है, उसके ज़रिए दिखाता हूँ। देखिए ये एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन सी 2000 और 2006 के बीच में। रिच लोग आर गेटिंग मोर पावरफुल, मिडिल क्लास कम है और पुअर देखिए कुछ भी नहीं है। आइए हम इस डाटा को भी देखते हैं। देखिए डेमोक्रेसी इज़ प्रीफरेबल कहाँ पे, जहाँ पे मतलब कि प्रीफरेबल है 69% लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी, और डिक्टेटरशिप समटाइम डिक्टेटरशिप इज़ बेटर 6% बांग्लादेश, 9% इंडिया, 10% नेपाल, पाकिस्तान 14%, श्रीलंका 11%। डज नॉट मैटर, जो लोग कहते हैं कि चाहे हमारे देश में डेमोक्रेसी हो चाहे डिक्टेटरशिप हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कितने लोग हैं? 25% लोग हैं बांग्लादेश में, 21% इंडिया में, 28% नेपाल में, पाकिस्तान में 49% है जो लोग ये कहते हैं कि हमें चाहे हमारे देश में डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो वी डोंट केयर। श्रीलंका में 18% और डेमोक्रेसी को प्रिफेयर करने वाले बांग्लादेश में 69%, 70% इंडिया में, नेपाल में 62, पाकिस्तान में 37, श्रीलंका में 71। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप ये डाटा याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपको मदद देगा बहुत। So let us see our third point. There is a often inequalities of opportunities available to poor section of the society. देखिए डेमोक्रेटिक देश में क्या होता है, इनइक्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा होती है लोगों के बीच में। फ्रीडम तो है कि सब बराबर हैं, पर ग्रास रूट पे सब बराबर नहीं होते, जिसके वजह से क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ पुअर तक नहीं पहुंच जाती। इस चीज़ को दूर करने के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी गई है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी, ठीक, कैसे देश के डेमोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप देश के अंदर हम इनइक्वालिटीज़ जो लोगों के बीच में है या गरीबी को कैसे कम कर सकते हैं। ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। देखिए सबका एक अधिकार इक्वल है वोट डालने का, सबको एक ही वोट डालने का अधिकार है। इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल एरिना और ऑन एन इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने लीडर्स को भेज देती है जिसके कारण जो माइनॉरिटीज़ में होते हैं या उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं हो पाता। जैसे SC ST या वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है पॉलिटिकल पार्टीज़ में। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एन्जॉयज हाई प्रोपोर्शनेट शेयर्स ऑफ वेल्थ एंड इनकम। इंडिया में 5% लोगों के पास 90% पैसा होल्ड कर रखा है और 95% लोगों ने 10% पैसा। देखिए कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है। तो यहाँ पे हमें डेमोक्रेटिक देश में ज़्यादा गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनाने की क्या ज़रूरत है कि वो गरीबों के लिए क्या करे, अच्छी पॉलिसीज़ बनाए, पुअर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम बनाए और टाइम टू टाइम ये भी चेक करे कि ये जो पॉलिसीज़ बनी हैं सही से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं। दोज एट द बॉटम स्ट्रेटा, और जो सबसे नीचे थे यानी कौन लोग, ये लोग पुअर लोग, इनके विकास के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इन लोगों पे टैक्स लगाना चाहिए रिच पे, और मिडिल क्लास और पुअर्स के लिए उसको खर्च करना चाहिए ताकि इन दोनों का विकास भी हो सके। अब इसका तो डेवलपमेंट भरपूर हो रहा है, ये तो पूरा रीच हो रहा है और डेमोक्रेसी के अंदर फल फूल रहा है। ये वो 5% लोग हैं जो इंडिया के अंदर 90% पैसा होल्ड करके बैठे हैं। तो यहाँ से सरकार को इनके विकास के लिए कम खर्च करना चाहिए, इनके के लिए ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत क्या है कि मिडिल और पुअर का डेवलपमेंट हो, सरकार को इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा जनरेट करनी चाहिए। अच्छा देखिए कई बार क्या होता है, जो रिच लोग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो मिडिल क्लास या पुअर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं। तो उस चीज़ को भी रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज गवर्नमेंट के द्वारा और उनका प्रॉपर इन्फोर्समेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए पढ़ते हैं। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एन्जॉयज अ हाई प्रोपोर्शनेट शेयर्स ऑफ वेल्थ। मैंने आपको बताया वही रिच लोग जो हमने अभी देखे। देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग, और उनका बढ़ता जा रहा है। दोज एट द बॉटम स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल, उनके पास बहुत कम है टू डिपेंड अपॉन, जीवन जीने के लिए। अभी हमने देखा देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइनिंग, और उनकी इनकम घटती जा रही है। अब क्वेश्चन यह है कि क्यों घटती जा रही है। देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी अपॉर्चुनिटीज़ देश के अंदर कम जनरेट हो रही हैं। जब अपॉर्चुनिटीज़ कम जनरेट होंगी और लेने वाले ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, फैक्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा लेस पे काम करवाने के लिए। और अगर कोई विरोध करेगा, जा भाई तू, और अवेलेबल है हमारे पास काम करने के लिए। तो ये चीज़। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज़,
नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजोल्व कन्फ्लिक्ट। देखिए कोई भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती, ना कन्फ्लिक्ट मतभेद कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे इंडिया के संदर्भ में देखेंगे आप, जो कम्युनिटीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। बट वी कैन लर्न टू रेस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस। जो अंतर हैं जैसे कल्चरल डिफरेंसेस हैं या रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, पर हम इनको क्या कर सकते हैं, इनकी इज्जत करें और आपस में मिलजुल के रहें, एक दूसरे के विकास के लिए आगे बढ़ाएं एक दूसरे को। ठीक है, वी कैन इन्वॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट। हम नेगोशिएशन कर सकते हैं कि भाई एक दूसरे के साथ थोड़ा सा तुम सेक्रीफाइस करो, थोड़ा हम करेंगे। डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट सुटेड टू प्रोवाइड दिस आउटकम एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस जो लोगों के बीच में अंतर है उनको ख़त्म करने के लिए डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। इसीलिए भारतीय संविधान के अमेंडमेंट 44 में 1976 में सोशलिज्म को तभी तो जोड़ा गया और सेकुलरिज्म को। ठीक है, डिवीजन एंड कन्फ्लिक्ट्स इज अ प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम, बट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव। इस चीज़ों को अचीव करने के लिए डेमोक्रेसी को दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो दो चीज़ें ये हैं, पहला, द मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद इन द माइनॉरिटी। देखिए जो मेजोरिटी में कम्युनिटी है उसको माइनॉरिटी के साथ मिलजुल के रहना है, उनकी प्रॉब्लम्स में उनके साथ खड़ा होना है, उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार देना है। इसीलिए इंडिया में मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे डोमिनेट ना करे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है, सो दैट गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। ठीक है, दूसरा पॉइंट, रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स, अगर जैसे श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म एक्ट 1956 पास कर दिया था कि मेजॉरिटी शासन करेगी, सिन्हाला वाले शासन करेंगे तमिलियंस पे, वो गलत। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर अधिकार, कोई मेजॉरिटी नहीं, कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई मतलब कि मेल फीमेल कुछ नहीं, सब बराबर हैं, सबको इक्वल अधिकार है। रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप में एंड कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हुआ। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, लोगों की गरिमाएं और उनकी आज़ादी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंदर फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दिया गया है। ठीक है, डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए डिक्टेटरशिप होती है एक फॉर्म गवर्नमेंट की, एक मोनार्की होती है, एक अनार्की होती है, एक डेमोक्रेसी होती है। तो डेमोक्रेटिक और एक राजा का शासन होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम इन सब सिस्टम्स में सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनता सरकार बनाती है, अपने लिए बनाती है और अपने में से बनाती है। ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स। द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। सबकी इज्जत और सबको आगे बढ़ने का अधिकार, ये डेमोक्रेसी के अंदर मेन पॉइंट है। लेट अस टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। आइए वुमेन्स की डिग्निटी के गरिमाओं के बारे में पढ़ते हैं। द लॉन्ग स्ट्रगल बाय वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी दैट रेस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन्स आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। द सेम इज ट्रू ऑफ अ केस ऑफ इनइक्वालिटी। देखिए जैसे वुमेन्स के साथ भेदभाव किया जाता था, घरेलू हिंसा या उन्हें वर्क प्लेस पे हारेसमेंट या पब्लिक हारेसमेंट या फिर जो वो काम कर रही हैं उनके लिए उन्हें इक्वल पे ना देना, तो ये सब गलत था। उन लोगों ने स्ट्रगल किया, फेमिनिस्ट मूवमेंट तक चलाया, तब उन्हें इक्वल स्टेटस सोसाइटी में मिला। इसीलिए आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आइदर अ पर्सन इज मेल और फीमेल, दैट डजेंट मैटर, शी और ही विल बी इक्वल। इवन ट्रांसजेंडर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। Democracy in India has strengthened the claims of the disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunities। ठीक है, डेमोक्रेसी इस चीज़ को ख़त्म करती है कि लोगों को इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाएगा या उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाएगी। इसीलिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 क्या कहता है? रेस, कास्ट, जेंडर, रिलीजियस के बेस पे या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। Most individuals today believe that their votes make difference to the way of the government is run। कुछ लोग आज के दौर में ये सोचते हैं कि अगर वो वोट डालने जाएंगे उनका वोट ही डिसाइड करेगा कि सरकार काम कैसे करेगी। एंड टू देयर ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, और अपने सेल्फ इंटरेस्ट, जिसका जिस लीडर्स के साथ या जिस पार्टी के साथ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है वो उसी के लिए वोट करने जाता है। डेमोक्रेटिक एग्जामिनेशन नेवर गेट ओवर्स। डेमोक्रेटिक में लीडर्स के या लोगों के एग्जामिनेशंस कभी भी ख़त्म नहीं होते। एग्जामिनेशंस का मतलब है यहाँ इलेक्शन में खड़ा होना और कैंपेनिंग करना।
एज इट पासिस वन टेस्ट, जैसे ही उसमें एक टेस्ट पूरा होता है, इट प्रोड्यूस अनदर टेस्ट, वहाँ पे दूसरा टेस्ट शुरू हो जाता है। अगर एक व्यक्ति इलेक्शन जीत जाता है तो इलेक्शन जीतने से सब कुछ खत्म नहीं हो गया, अब उसे कल को समाज के हर वर्ग के विकास के बारे में सोचना होगा। जब वो इस चीज़ को पूरा कर लेगा तो उसके सामने कोई और चैलेंज आ जाएगा। एज पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी, लोगों को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, प्रोफेशन और फॉर्मिंग ऑफ मूवमेंट। आर्टिकल 19 के अंदर 6 आज़ादी दी गई है ना भारतीय लोगों को, वो वाली बेनिफिट्स। या फिर आर्टिकल 21, दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। लोग क्या चाहते हैं कि डेमोक्रेसी और अच्छी होए और अच्छी बने, तो यानी सरकार को टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस भी करने हैं लोगों की ज़रूरत या वक्त की ज़रूरत के हिसाब से। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लोग कंप्लेंट करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, जो कानून बनाए जाते हैं वो सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते, तो फिर लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी किस नाम की है। जब हमारे साथ अभी हमने देखा ना कि कितने लोग इंडिया में, सिर्फ 70% लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो जो 30% लोग हैं हमें ये सोचना है कि वो लोग डेमोक्रेसी क्यों नहीं चाहते। तो इस चैप्टर में हमारे सामने इतना ही था गाइज, हमारे पास इतना ही था। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इस बुक के जो NCERT 10th क्लास की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उसकी पूरा आंसर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद गाइज।